जय हिंद। आप देख रहे हैं डिफेंस डायनेमिक्स और मैं हूं दानवीर सिंह, नई दिल्ली से। डिफेंस डायनेमिक्स में आज बात भारत के नए बैटलफील्ड पार्टनर अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स यानी माइन वॉरफेयर के लिए यूजीवीज की। इसके साथ ही बात करेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एशिया के सिक्योरिटी लैंडस्केप को बनाने वाले सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल ट्रायंगल की, जिसमें चीन, जापान और ताइवान शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह ट्रायंगल खतरनाक कैसे है, जानेंगे इस एपिसोड में। और फिर इसके आगे बढ़ते हुए हम खुद से एक बहुत ही बेसिक और अहम सवाल पूछेंगे जो एशिया के सिक्योरिटी लैंडस्केप के भविष्य को तय कर सकता है। सवाल ये कि चीन असल में क्या चाहता है। और आखिर में मेरे विचार में मैं जनरल आसिम मुनीर के पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर हुए उनके प्रमोशन पर अपना ओपिनियन शेयर करूंगा। इसके क्या मायने हैं समझेंगे आज डिफेंस डायनेमिक्स में। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे ग्लोबल डिफेंस हेडलाइंस पर। भारत और इंडोनेशिया ने हिमाचल प्रदेश के बकलो में 10वें गरुड़ शक्ति संयुक्त अभ्यास की शुरुआत की। आतंकवाद निरोधी संचालन और उच्चतम तालमेल को बढ़ावा देने के लिए अभ्यास किया जा रहा है। साफ ऊर्जा की दिशा में बड़ी पहल। भारतीय सेना ने बायोडीजल को अपनी ईंधन आपूर्ति श्रृंखला में किया शामिल। दिल्ली में लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने प्राप्त किया पहला कंसाइनमेंट। अमेरिका ने इटली को AGM 158B और B2JASSM-ER लंबी दूरी की मिसाइलों की बिक्री को दी मंजूरी। 100 मिसाइलों की कीमत लगभग 301 मिलियन अमेरिकी डॉलर। जर्मनी के बुंडेस्टैग बजट कमेटी ने G95 असॉल्ट राइफलों, इंटरकॉम सिस्टम और वुल्फ ATV की खरीद को दी मंजूरी। रक्षा मंत्रालय ने G35 की जगह हेक्लर एंड कॉश HK416 अल्फा 8 को नया G95 मानक राइफल बनाने का लिया निर्णय। यूनाइटेड किंगडम्स की रॉयल नेवी के फ्रिगेट फ्लीट में HMS लैंकेस्टर की रिटायरमेंट के बाद बचे हैं केवल 7 जहाज। 1992 में कमीशन हुआ टाइप 23 फ्रिगेट और अंतिम जनरल पर्पस वेरिएंट में से एक है ये जहाज। भारतीय सेना में चुपचाप एक क्रांतिकारी बदलाव हो रहा है और यह बदलाव है स्वदेशी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स यानी यूजीवीज के विकास का। सेना में तेजी से अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स को शामिल किया जा रहा है। ये ऐसे रोबोट्स हैं जिनका विकास युद्ध क्षेत्र के सबसे खतरनाक कार्यों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा है। माइन डिटेक्शन से लेकर IED न्यूट्रलाइजेशन तक भारत के ये रोबोटिक सैपर्स अब उन भूमिकाओं में कदम रख रहे हैं जिन्हें परंपरागत रूप से सैनिकों को अत्यधिक जोखिम में रखकर निभाना पड़ता था। हाल के महीनों में सेना ने कई ब्रेक थ्रू सिस्टम्स को तेजी से तैयार किया है, जिसमें सैपर स्काउट 2.0 भी शामिल है। इसे भारतीय सेना के एक ऑफिसर ने डेवलप किया है और एक्सप्लोडर UGV, जिसे अब बड़े पैमाने पर खरीदने की मंजूरी भी मिल गई है। ये प्लेटफॉर्म ऑटोमेटेड माइन क्लियरिंग, रिकॉनेसेंस और एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। भारत तेजी से उस भविष्य की ओर बढ़ रहा है जहां हमारे जवान खतरनाक मिशंस में रोबोट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। माइंस का पता लगाने से लेकर दुश्मन की निगरानी तक, IED निष्क्रिय करने से लेकर घायल जवानों की सुरक्षित निकासी तक, भारतीय थल सेना में स्वदेशी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। ये सिर्फ तकनीकी प्रगति नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में सैनिकों की सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम भी होगा। और अब इस क्रांतिकारी बदलाव के केंद्र में है सैपर स्काउट 2.0, एक ऑल टेरेन 6 पहियों वाला अत्याधुनिक अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल जिसे भारतीय सेना के
मेजर राज प्रसाद आरएस ने बनाकर तैयार किया है। इससे माइंस का पता लगाने, जासूसी करने, घायलों को निकालने और व्हीकल बेस्ड सिस्टम्स का इस्तेमाल करके माइंस को बिखेरने में मदद मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, सैपर स्काउट 2.0 मॉड्यूलैरिटी, मजबूत मोबिलिटी, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार्स और थर्मल इमेजिंग जैसे एडवांस सेंसर्स को एक साथ लाता है। ये यूजीवी प्लेटफॉर्म इस बात का बड़ा बदलाव है कि सेना अब माइनफील्ड और विस्फोटक खतरों से कैसे निपटती है। अनिश्चित इलाकों में अब पहले जवानों को नहीं बल्कि रॉबोट्स को भेजा जाएगा, और जैसे जैसे ऑटोनॉमी बढ़ रही है ये सिस्टम और भी भूमिकाएं संभालेंगे, जैसे दुश्मनों के ठिकानों की जासूसी से लेकर फायर के बीच जरूरी सामान पहुंचाने तक। एक और बड़ी कामयाबी आर्मी का एक्सप्लोडर को मंजूरी देना भी है। एक्सप्लोडर एक कॉम्बैट फोकस्ड अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है जिसे खास तौर पर आईडी डिस्पोजल, जासूसी और पेलोड डिलीवरी के लिए डिजाइन किया गया है। ये सिस्टम विस्फोटक खतरों के करीब जाकर उनकी जांच करता है और साथ ही सैनिकों को सुरक्षित दूरी पर रखकर विस्फोटक खतरों को बेअसर भी करता है। एक्सप्लोडर की बड़े पैमाने पर खरीद के लिए इसकी मंजूरी न सिर्फ एक मंजूरी है बल्कि भारत के अलग अलग लड़ाइयों वाले इलाकों में EOD यानी एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल, काउंटर टेरर और ज्यादा जोखिम वाले ऑपरेशंस में रोबोट का शामिल करने की जरूरत को भी पक्का करने की शुरुआत है। भारत की UGV यात्रा आज से नहीं बल्कि कई साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। मुंत्रा सीरीज जो 2017 से ऑपरेशनल है, इस सीरीज ने टेली ऑपरेटेड एंड ऑटोनोमस जासूसी की नींव रखी थी। वहीं दूसरी ओर ई-कार्स 4x4 और 6x6 जैसे नए प्लेटफॉर्म्स अब और भी उन्नत बन चुके हैं। इनसे पेट्रोल एल्गोरिथम, ऑब्स्टिकल से बचने और AI बेस्ड नेविगेशन के साथ ऑटोनॉमी को और आगे बढ़ा रहे हैं। मिलकर ये साबित करते हैं कि भारत का UGV सेक्टर अब प्रयोगों से आगे बढ़कर पूरी तरह तैनाती योग्य कॉम्बैट एसेट्स का युग शुरू कर चुका है। भारतीय सेना का तर्क साफ है, जो भी काम जवान की जगह रोबोट कर सकता है वह न सिर्फ उसकी सुरक्षा को बढ़ाता है बल्कि ऑपरेशन को भी तेज करता है। सैपर स्काउट 2.0 और एक्सप्लोडर इस बदलाव का नेतृत्व कर रहे हैं और इससे आने वाले दशक में भारत की फ्रंटलाइन रोबोटिक क्षमता और भी मजबूत होने वाली है। नई पीढ़ी की भारतीय UGVs कई तरह की क्षमताओं से लैस हैं, खासकर उपमहाद्वीप की ऑपरेशनल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, जैसे माइन डिटेक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन के लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार्स, थर्मल सेंसर्स और मॉड्यूलर पेलोड्स के साथ माइंस का पता लगाने और आवश्यक होने पर उन्हें निष्क्रिय करने की क्षमता UGV में है। टोही और निगरानी के लिए हाई रिस्क इलाकों से कैमरे और सेंसर शूट के जरिए रियल टाइम विजुअल्स और डेटा इकट्ठा करता है ये डिवाइस। पेलोड वर्सटैलिटी के मामले में हथियार, काउंटर अनआर्म्ड एरियल सिस्टम मॉड्यूल्स, लॉजिस्टिक लोड्स और इंजीनियरिंग टूल्स और साथ ही जरूरत के अनुसार किसी भी पेलोड को ले जाने का लचीलापन भी इनमें मौजूद है। ऑल टेरेन मोबिलिटी, इनमें इंडिपेंडेंट व्हील ड्राइव, आर्टिकुलेटेड सस्पेंशन और ट्रैक्ड ऑप्शंस हैं, जिससे हिमालय, रेगिस्तान और जंगल जैसे विविध इलाकों में भी सुचारू संचालन किया जा सकता है। ऑटोनोमस और टेली ऑपरेटेड मोड्स, ऐसे रोबोट्स जो सीधा रिमोट कंट्रोल पर भी काम कर सकते हैं और प्री प्रोग्राम्ड रूट्स पर स्वयं भी चल सकते हैं। इस तरह ये फीचर्स मैनुअल से रोबोटिक्स बैटलफील्ड टास्क में एक बड़ा बदलाव देखते हैं। खास बात यह है कि स्वदेशी UGVs का यह तेज विस्तार भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों के साथ पूरी तरह तालमेल में है। हर नए सिस्टम न केवल आयात पर निर्भरता को घटाता है बल्कि देश में रोबोटिक्स, AI और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की नींव को भी मजबूत बनाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्लेटफॉर्म उन माइन से भरे इलाकों और ID प्रभावित जोन्स में सैनिकों का जोखिम कम कर देता है, जहां बेहतरीन ट्रेनिंग के बावजूद
खतरा पूरी तरह टाला नहीं जा सकता। सैपर स्काउट 2.0 और एक्सप्लोडर जैसी प्रणालियां नवाचार की एक नई लहर का नेतृत्व कर रही हैं और इसके साथ ही भारत का युद्ध क्षेत्र अब और ज्यादा रोबोटिक्स, नेटवर्क और ऑटोनोमस बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे माइन क्लियरिंग, रिकॉनेसेंस एंड एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल का काम मशीनों को सौंपा जा रहा है, वैसे वैसे सैनिक तेज, सुरक्षित और अधिक निर्णायक अभियानों पर ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। भारतीय सेना द्वारा अनमैन्ड सिस्टम्स को अपनाना सिर्फ आधुनिकीकरण नहीं, बल्कि आने वाले दशक के लिए जमीनी युद्ध की पूरी सोच को नए सिरे से परिभाषित करने जैसा है। मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रोबोटिक्स को मिला मजबूत प्रोत्साहन अब युद्ध क्षेत्र में प्रभावी परिणाम दे रहा है। ये सिस्टम न सिर्फ माइनफील्ड्स और आईडी प्रोन इलाकों में काम करने वाले सैनिकों का खतरा कम करते हैं, बल्कि भारत की ऑटोनोमस वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम भी साबित हो रहे हैं। एशिया की सुरक्षा पर सबसे खतरनाक भू राजनीतिक त्रिकोण चीन, जापान और ताइवान आकार ले रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये तीनों खिलाड़ी जियोग्राफिकली, हिस्टोरिकली और कॉम्पिटिटिवली एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। ये कहानी है लगातार बदलती प्रतिस्पर्धा की, जो इंडो पैसिफिक ऑर्डर को नया रूप दे सकती है। आइए इस बदलते हुए सत्ता समीकरण को विस्तार से समझते हैं। चीन आज ईस्ट चाइना सी और ताइवान स्ट्रेट में सबसे आक्रामक ताकत है। उसकी मिलिट्री बढ़त तेजी से और सोच समझकर हुई है। ज्यादा जहाज, ज्यादा मिसाइलें, ज्यादा एयर पावर और ताइवान और जापान के कंट्रोल वाले सेंकाकू आइलैंड्स के आसपास तेजी से बढ़ती हरकतें। बीजिंग के लिए ताइवान सिर्फ एक पॉलिटिकल मकसद नहीं है, ये पहले आइलैंड चेन को तोड़ने और पैसिफिक में चीन के असर को और गहरा करने तथा यूएस और जापान को और दूर धकेलने की चाबी है। चीन के रवैये से कोई शक नहीं रह जाता कि ताइवान को कंट्रोल करने से एशिया का पावर बैलेंस बहुत ज्यादा बदल जाएगा और बीजिंग का मानना है कि इतिहास, राष्ट्रवाद और मिलिट्री मोमेंटम उसके साथ हैं। चीन ताइवान से सिर्फ 130 किलोमीटर की दूरी पर है। ताइवान एशिया में सबसे ज्यादा खुला और सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। एक फलता फूलता लोकतंत्र और दुनिया का सेमीकंडक्टर हब। ताइवान जानता है कि वो चीन के जहाज के बदले जहाज या टैंक के बदले टैंक का मुकाबला नहीं कर सकता। इसके बजाय वह असिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है, जिसमें मिसाइल्स, ड्रोन्स, सी माइंस और मोबाइल डिफेंस सिस्टम शामिल हैं, जिन्हें पहले हमले से बचने और पीएलए को जल्द जीत से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन ताइवान एक गहरी बात भी समझता है कि उसकी किस्मत अकेले उसकी तैयारियों से तय नहीं होगी। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जापान और अमेरिका कितनी तेजी से और कितनी मजबूती से जवाब देते हैं। आज ताइवान सिर्फ एक सुरक्षा तनाव का केंद्र नहीं है, बल्कि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन है और डेटरेंस की सबसे अहम परीक्षा भी। अगर ताइवान कमजोर पड़ता है तो हिंद प्रशांत क्षेत्र की पूरी सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो सकती है, जिससे सेमीकंडक्टर से लेकर समुद्री मार्गों तक सब कुछ प्रभावित होगा। इस ट्रायंगल के उत्तरी किनारे पर जापान है, एक ऐसा देश जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपने सबसे बड़े मिलिट्री बदलाव से गुजर रहा है। टोक्यो अब खुले तौर पर चीन को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक चुनौती मानता है। जापान अपना डिफेंस खर्च दुगना कर चुका है, लंबी दूरी की स्ट्राइक मिसाइलें खरीद रहा है और रायुक्यू आइलैंड्स में अपनी सेना को फैला रहा है और ऐसे हालात के लिए तैयारी कर रहा है जहां ताइवान पर लड़ाई अपने आप जापान को लड़ाई में खींच ले। जापान जानता है कि अगर ताइवान हार जाता है तो उसकी अपनी दक्षिणी सुरक्षा कमजोर हो जाएगी और चीन नेवी की ताकत
ओकिनावा के बहुत करीब आ जाएगी। मतलब जापान के लिए ताइवान की रक्षा करना कोई दान नहीं बल्कि देश को बचाना है। एशिया के सबसे संवेदनशील भू राजनीतिक त्रिकोण में संधियों और निरोधक शक्ति की भूमिका निर्णायक बनी हुई है। जापान के पास अमेरिका जापान सुरक्षा संधि है, जबकि ताइवान को अमेरिकी प्रतिबद्धताएं मिली हैं। हालांकि दोनों के बीच कोई औपचारिक गठबंधन नहीं है। वहीं चीन इन साझेदारियों को घेराबंदी के रूप में देखता है और उन्हें कमजोर करने के लिए ग्रे जोन युद्ध का इस्तेमाल करता है। तटरक्षक जहाज, हवाई उल्लंघन, साइबर हमले, राजनीतिक प्रभाव अभियान सभी इस प्रयास का हिस्सा हैं कि चीन का दबाव सामान्य दिखे बिना खुले युद्ध को बढ़ावा दिए। जोखिम स्पष्ट है। ताइवान की नाकाबंदी जापान को संघर्ष में खींच सकती है। साथ ही सेंकाकू के पास लड़ाई यूएस ट्रीटी की जिम्मेदारियों का टेस्ट करेगी और एक भी गलत कदम एक रीजनल वॉर को शुरू कर सकता है। अब सवाल यह है कि ईस्ट एशिया इस परिस्थिति में कहां खड़ा है। यह वो स्ट्रेटेजिक त्रिकोण है जो चीन की महत्वाकांक्षा, ताइवान की मजबूती और जापान की फिर से हथियारबंद होने से आकार लेती है। इन तीनों खिलाड़ियों के फैसले और अमेरिका की प्रतिक्रिया तय करेंगी कि इंडो पैसिफिक रीजन स्थिर रहेगा या टकराव की ओर बढ़ जाएगा। ये सिर्फ एक क्षेत्रीय तनाव नहीं है, ये एशिया में भविष्य के पावर बैलेंस की निर्णायक लड़ाई है। डिफेंस डायनेमिक्स के इस सेगमेंट में आइए हम खुद से एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछें जो पूरे एशिया के सुरक्षा परिदृश्य का भविष्य तय करता है। और वो सवाल है, चीन असल में क्या चाहता है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि चीन केवल एक रूप में मौजूद ही नहीं है, बल्कि एक ही समय में कई चीन एक साथ काम कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक, नेशनलिस्टिक, इकोनॉमिक, इनसिक्योर और मिलिट्री ड्रिवन। और ये सब बीजिंग को अलग अलग दिशा में धकेलते हैं, जिससे निर्णय लेना और भविष्य के रास्ते का अनुमान लगाना और भी जटिल हो जाता है। चीन की पहली पहचान ग्लोबल स्ट्रेटेजिक चीन है। इस रूप में चीन खुद को एशिया का प्राकृतिक नेता और अमेरिका के लिए करीबी प्रतिद्वंदी के रूप में स्थापित करना चाहता है। इसका लक्ष्य इंडो पैसिफिक समुद्री मार्गों पर दबदबा बनाना, महत्वपूर्ण समुद्री चोक पॉइंट्स को सुरक्षित करना और हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ाना है। ये महत्वाकांक्षा चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम, साउथ चाइना सी का सैन्यकरण और ताइवान के प्रति उसके बढ़ते आक्रामक रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। स्ट्रेटेजिक चीन शक्ति प्रयोजना और दीर्घकालिक भू राजनीतिक बदलाव को केंद्र में रखकर अपने निर्णय लेता है। इसके साथ ही चीन का एक और रूप है नेशनलिस्ट चीन का। ऐसा चीन जो लोगों की भावनाओं पर आधारित होकर सक्रिय होता है। नेशनलिज्म वह गोंद है जो कम्युनिस्ट पार्टी की विविधता और लोकप्रियता बनाए रखता है। ये चीन कभी कमजोर नहीं दिखना चाहता। ये झगड़ों को बढ़ाता है, अधिकतम दावे करता है और लोगों को उत्साहित करने के लिए इलाकों पर कब्जा करने का इस्तेमाल करता है। साउथ चाइना सी से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक कई संकट सिर्फ किसी रणनीति के कारण नहीं, बल्कि इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि नेशनलिस्ट चीन दबदबे की स्थिति हासिल करना चाहता है। इसके अलावा एक चीन और है। ये रूप है इकोनॉमिक चाइना का। वह चीन जो बाजार, सप्लाई चेन, संसाधन और कनेक्टिविटी चाहता है। ये चीन वैश्विक स्थिरता पर निर्भर रहता है, वैश्विक विनिर्माण में प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को सुरक्षित रखना चाहता है और द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत आर्थिक गलियारों का निर्माण करना चाहता है। इस चीन के लिए झगड़ा लाभकारी नहीं है। ये ऐसी साझेदारियों को प्राथमिकता देता है जिनका पूर्वानुमान लगाया जा सके, जहां तकनीक तक पहुंच हो और व्यापारिक प्रभाव बिना किसी रुकावट के जारी रह सके।
एक तरफ चीन स्थिरता चाहता है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था वैश्विक प्रणाली से जुड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी घरेलू राजनीति टकराव की मांग करती है। यही तनाव बीजिंग के व्यवहार की जड़ में बैठा हुआ है। आत्मविश्वास से भरे बाहरी आवरण के पीछे एक असुरक्षित चीन छुपा है, एक ऐसा चीन जो अपने ही लोगों से डरता है। ऐसी पहचान सेंसरशिप, प्रोपेगेंडा और मास सर्विलेंस के माध्यम से होती है। ये ताइवान में लोकतंत्र और हांगकांग में विरोध प्रदर्शनों और सिंजियांग में असहमति को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। आर्थिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए ये अक्सर बाहरी खतरों की कहानी पेश करता है ताकि कम्युनिस्ट पार्टी खुद को चीन संप्रभुता की अकेली रक्षक के रूप में दिखा सके। यह असुरक्षा अक्सर उसकी विदेश नीतियों और अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में भी स्पष्ट रूप से नजर आती है। और आखिर में आता है पीएलए का चीन। पीएलए एक मिलिट्री संस्था है जिसके अपने सपने हैं। पीएलए का लक्ष्य है बड़े बजट, अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म्स और राष्ट्रीय रणनीतियों में केंद्रीय भूमिका हासिल करना। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उसका आक्रामक रुख उसकी क्षमता को साबित करने के लिए जिद को दर्शाता है। कई बार पीएलए का व्यवहार चीन की कूटनीतिक संदेशों या आर्थिक हितों से टकराता भी है। ये वाला चीन अपनी ताकत, विचार और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो फिर चीन चाहता क्या है? इसका कोई एक जवाब नहीं है। रणनीतिक चीन ताकत चाहता है, राष्ट्रवादी चीन को गर्व चाहिए, इकोनॉमिक चीन को स्थिरता चाहिए, असुरक्षित चीन को पॉपुलेशन कंट्रोल चाहिए और पीएलए के चीन को दबदबा चाहिए। ऐसे में भारत और दुनिया के लिए चुनौती यह है कि किसी भी दिन चीन क्या कर रहा है उसे समझा जाए और सीधे तौर पर सावधानी और स्ट्रेटेजिक दूर की सोच के साथ जवाब दिया जाए। सीडीएफ के तौर पर आसिम मुनीर क्षेत्र के लिए क्या है इसका मतलब? जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के रूप में पदभार संभालना जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स की स्थापना के बाद से पाकिस्तान के सैन्य संरचना में आया सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इस कदम से तीनों सेनाओं पर मुनीर का नियंत्रण और प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। नतीजतन पाकिस्तान में रणनीतिक फैसले लेने की प्रक्रिया अब और भी अधिक सेंट्रलाइज्ड हो गई है, जहां निर्णायक शक्ति एक शीर्ष सैन्य अधिकारी के हाथों में सिमटती जा रही है। यह ऊंचाई असल में क्या संकेत देती है? यह दो बातों की तरफ इशारा करता है। पहला, यह पाकिस्तान की पुरानी परंपरा का जारी रहना, जहां असली ताकत सेना के पास रहती है, जनता द्वारा चुनी सरकार के पास नहीं। ज्यादा शक्तिशाली सीडीएफ का पद का निर्माण करके पाकिस्तान दरअसल उसी सच्चाई को ऑफिशियल रूप दे रहा है जो जमीन पर लंबे समय से मौजूद है कि रणनीतिक, विदेश और सुरक्षा नीतियों की दिशा रावलपिंडी से ही तय होती है। दूसरा, ये ऐसे समय में सेना, नौसेना और वायुसेना पर आसिम मुनीर की पकड़ को और मजबूत बनाता है जब पाकिस्तान राजनीतिक उथल-पुथल, गंभीर आर्थिक संकट और आंतरिक आतंकवाद जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। इससे उन्हें राष्ट्रीय नीतियों को आकार देने के लिए पहले से कहीं अधिक ताकत मिल रही है। भारत पर कैसा असर होगा? भारत के लिए इसके तीन मतलब हैं। पहला, पाकिस्तान में ज्यादा सेंट्रलाइज्ड फैसले लेना। एक सिंगल पॉइंट मिलिट्री अथॉरिटी का मतलब हो सकता है कि मुश्किल समय में तेजी से जवाब दिए जाएं, लेकिन जरूरी नहीं कि ज्यादा समझदारी से। सोचे समझे सिग्नल देने या रोक लेने के मौके कम हो सकते हैं, खासकर बॉर्डर पर तनाव बढ़ने पर। दूसरा, कश्मीर और हाइब्रिड ऑपरेशंस पर पूरा ध्यान देना। आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस में मुनीर का इंटेलिजेंस बैकग्राउंड बताता है कि हाइब्रिड वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस और क्रॉस बॉर्डर टेरर नेटवर्क्स पर नए सिरे से जोर दिया जा रहा है, न कि पारंपरिक बढ़ोतरी पर। और तीसरा, ज्यादा आक्रामक इंटरनेशनल रवैया अपनाना। बड़े इलाकों पर इसका क्या असर होगा? अफगानिस्तान में मुनीर तालिबान के बर्ताव पर, खासकर टीटीपी की जगहों पर ज्यादा कंट्रोल के लिए जोर देगा। डूरेंट लाइन पर और ज्यादा गुप्त कार्रवाई और दबाव की उम्मीद की जा सकती है। चीन के लिहाज से
बीजिंग को एक अकेला सैन्य वार्ताकार मिल गया है। इससे CPEC फेज 2 डिफेंस खरीद और भारत के खिलाफ मिलकर की जाने वाली कोशिशों में तेजी आ सकती है। बांग्लादेश के लिए इसके अप्रत्यक्ष लेकिन सार्थक नतीजे हो सकते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री अब ज्यादा एकजुट है और एक मजबूत क्षेत्रीय पहचान दिखा रही है। इसलिए इस्लामाबाद ढाका के साथ कूटनीतिक तौर पर फिर से जुड़ सकता है, खासकर तब जब बांग्लादेश अपने अंदरूनी पॉलिटिकल बैलेंस और भारत चीन के साथ अपने बाहरी रिश्तों को संभाल रहा है। भारत के लिए इसका मतलब है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर मानसिक, राजनीतिक और डिजिटल असर का कैसे फायदा उठाता है। खासकर राजनीतिक उथल-पुथल के समय में इस पर ध्यान से नजर रखना होगा। तो आखिर नतीजा क्या है? खैर, आसिम मुनीर की तरक्की से पाकिस्तान में अंदरूनी कमजोरी के समय में पहले कभी नहीं देखी गई मिलिट्री पावर मजबूत हुई है। भारत और इसके इलाके के लिए इसका मतलब है कि एक ज्यादा सेंट्रलाइज, ज्यादा असर्टिव और ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल पाकिस्तान। इसी के साथ डिफेंस डायनेमिक्स के इस एपिसोड में बस इतना ही। अपने कमेंट सोशल मीडिया पर #DD with दानवीर के साथ जरूर साझा करें। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद।